मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे-छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब होने लगा और उसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो गुस्से से पीछे हुआ और कहने लगा, जाकर अपना इलाज करवाओ अपने सीने का। ये सुनकर शर्म सी हुई। डॉक्टर के पास चली गई। फिर डॉक्टर ने मेरे सीने को पान का रस निकाल कर मेरी शादी मेरी बहन के 35 साल के जेठ से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं 17 साल की थी। मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे-छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब होने लगा और उसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो वो गुस्से से पीछे हुआ। कहने लगा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम्हारे पास औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर उस डॉक्टर ने मेरे सीने को, मेरा नाम किरण है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ-सुथरी और गोरी चिट्टी थी। नैन-नक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली-पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने-कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली-मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नज़र आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ-बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं। मेरा वक़्त ज़्यादातर लड़कों के साथ ही गुज़रता था, इसलिए मेरा पहनना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही शर्ट और जीन्स पहनती थी। सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वक़्त गुज़रने लगा और मैं 17 साल की दहलीज़ पार कर चुकी थी। मैं 17 साल की हो गई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो। शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। अपने आप को देखो, नंगे पाँव खेल-खेल कर तुम्हारे पाँव कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी मुझे मुश्किल मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डाँट सुनने के बाद मेरा ध्यान बाहर खेले जाने वाली क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मिन्नतें की कि बस आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। बस अब मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले अवैस की छत पर जाकर उसके पास माँ की शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था, तो वो मुझे मुस्कुराकर देखकर कहता, कोई बात नहीं किरण, अब तुम बड़ी भी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। अवैस तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हद पार करने की कोशिश नहीं की थी और इसकी वजह शायद उवैस था, जो कि हर जगह मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा परदेश में रहते थे, साल बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने मैट्रिक मुकम्मल की तो मेरी बहन की सास ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया। मैं 17 साल की थी जब पिंडी से मेरी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मेरी माँ से कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी और वो तो आप ही का जेठ है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने पास ही रख लो। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। माँ कहने लगी, तुम्हारी जो हरकतें हैं मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना नहीं आता, और वैसे भी वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तेरे सारे ऐब छुपा लेगी। और तुम जानती भी हो तुम्हारी सास बहन के साथ कितनी अच्छी है, तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी, और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, पर माँ, राहिल तो कितने बड़े लगते हैं मुझसे, मैं नहीं करूंगी उनसे शादी वादी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो दिखने में बड़ा लगता है। मैंने माँ की बात मान ली। मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी बहनोई और उनके भाई राहिल दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी, लेकिन मेरी आपी की जेठानी मार्केट गई हुई थी, वहीं उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, उनका सर फट चुका था, उसकी मौत वहीं पर हो चुकी थी। मैं खुश तो नहीं थी, लेकिन आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ राहील के रिश्ते के लिए आंटी से इनकार ना कर पाई। खैर मेरा शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 3 दिन पहले तब भी मैं छुप छुप कर बाहर निकल जाया करती थी।
मेरी माँ मुझे जबरदस्ती घर में बंद कर देती और कहती इस लड़की को चैन नहीं आ रहा। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले इधर उधर भागती है तो उसके ऊपर रूप नहीं चढ़ता। और ये 3 दिन मेरे बड़ी ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगे उड़ती देखकर मैं सीधा दौड़ छत की लगाती थी ताकि वो कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। खैर मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी है। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के वक्त मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफर भी शुरू हो गया था। बहनोई आपी हम लोग से अलग बैठे थे। मैं और राहिल एक साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा शौहर राहिल मुझे बार बार देख रहा था। बहन के घर में ज्यादा आना जाना नहीं करती थी, लेकिन मेरी बहन की सास जो कि मेरी माँ की सहेली थी, इसलिए बीच बीच में वो हम सबसे मिलने आ जाया करती थी। 10 दिन रहकर वापस जाती थी। मुझे ज्यादा मतलब नहीं था, ना बहनोई से ना ही मेरी माँ की सहेली से। इसलिए मुझे आंटी के रवैये के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही अपने शौहर राहिल के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नजरों से वो मुझे देख रहे थे और जो उलझन मुझे उसकी नजरों से हो रही थी, उससे कभी मुझे उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन से खेलती चली आ रही थी। वो मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफर कर रही थी और फिर वो भी इस भारी दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक शलवार कमीज भी नहीं ढंग से पहना था। शर्ट पहनती थी या फिर टी शर्ट में घूमती रहती थी। उस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में मुझे सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सफर अपने इस लहंगे के साथ गुजारा था। रात को सोने से पहले जेवरात जरूर उतार दिए थे। पिंडी पहुंचने के बाद मेरी सास मेरी बहन को कहने लगी, इसका सारा हुलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो और इसे कमरे में बिठा दो। मेरी आपी मेरा लहंगा घूंघट सही करके मुझे पलंग पर बिठाकर चली गई। मैं बहुत घबरा रही थी। आपी कहने लगी, किरण घबराओ मत, मैं जा रही हूँ आराम करने। मैंने कहा ठीक है चली जाओ। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी। ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती मैं चाह कर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसलिए अपने शौहर के कमरे में आने का इंतजार भी मैंने नहीं किया था। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। अचानक से आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली थी। देखा राहिल सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे नाश्ता कराकर मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कोई जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के नीचे पांव रखे, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पैर इससे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से चीख निकल गई थी और मैं जल्दी ही संभल भी गई थी। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज सुनकर राहिल की आंख जरूर खुल गई थी। राहिल मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उनका मेरे घर आना जाना था, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई मतलब ना था। अब राहिल मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसे सो चुकी थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि सॉरी, शायद सफर की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। वो कहने लगा, हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे अजीब नजरों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब माँ मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसा ही कहती थी। उस वक्त मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे राहिल से कहूँ कि मुझे भूख लग रही है कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक मेरा आना जाना तुम्हारे घर पर था, मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझसे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था।
लेकिन फिर सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज नहीं है, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने साइड टेबल के दराज से अंगूठी निकाली और मुझे पहना दी। कुछ देर तक वो मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया और बहुत ही अनोखा था। कुछ देर तक वो मेरी तारीफ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ में खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं करते थे। इसलिए राहील के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, धीमे लफ्जों में बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था। लेकिन अचानक से वो मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं हैं? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया था। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर करने की मुझे कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथ बड़े रुखे थे। हर वक्त लड़कियों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल कर मोटे मोटे से हो गए थे। वो बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने रेड कलर की नाइटी मुझे थमा दी। कहने लगा, जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इस भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो वो बहुत ही बारीक से थे, लेकिन मैंने शर्माते हुए वो पहन लिए थे। इससे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही राहील हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वो मुझे बेड पर ले आया, मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नजरें मेरे पूरे जिस्म पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नजरों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया था। उसके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से पर सफर कर रहे थे, लेकिन मेरे ब्रेस्ट पर जाकर हाथ रुक गए। फिर अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा था। उसके चेहरे की रंगत एकदम से बदल गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफी देर तक बोलाती रही, लेकिन वो वापस कमरे में नहीं आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात तक कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वो बाहर सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वो कमरे के बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे ही उसके पास आई, वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा, और फिर तो जैसे ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे कतराने लगा था। एक दिन मेरी आपी मेरे पास आई और कहने लगी, किरण, अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। मैंने कहा, आप कहाँ जा रही हो? आपी ने कहा, हाँ, तेरे बहनोई को कंपनी की तरफ से कॉल आई थी, तो जाना ही होगा। मैंने बड़ी उदासी से उनको कहा, ठीक है। दरअसल मेरी बहनोई भी सऊदीया में काम करते थे और आपी भी उन्हीं के साथ वहीं रहती थी। छुट्टियों में यहाँ आया करती थी। खैर, काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन राहील का रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, राहील, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और जिस्म की बनावट तक मर्दों जैसी है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउजर और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। अब मैंने अपने जेहज के कपड़े निकाले और उन्हें पहनना शुरू कर दिए, और अपनी सास के साथ मिलकर उसकी पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम मैं अपने हाथों से करने लगी थी।
मैंने 2 महीने में ही खुद को यकदम बदल कर रख दिया था कि शायद राहील का रवैया मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वो तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता था। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तड़प रही होती थी, उनकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है, मेरी शादी हो गई थी और वो मेरा शौहर था। एक बीवी होने के नाते मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज से लापरवाह रहती थी, अब उसकी पसंद में ढलकर अपनी पर्सनैलिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को राहील की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो ऐसा था, मुझसे अभी बात नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चलाकर बात करने की आवाज आने लगी और शोर से मेरी आंखें खुल गई। मेरी सास और राहील के आपस में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज से आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात राहील और मेरी सास के बीच हो रही थी, वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। राहेल अपनी माँ से कह रहा था कि वो ये शादी करना नहीं चाहता था और ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलते हुए महसूस होने लगी थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये लफ्ज अपनी जबान से निकाला। राहेल कहने लगा कि मैं किरण के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों? ऐसी कौन सी खराबी है? उस बच्ची ने तुम्हारी खातिर खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया। अपने पहनने और चलने फिरने, उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है। एक तुम हो के तुम उस पर सोतन लाकर बिठाना चाहते हो। वो कहने लगा, माँ मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या कमी है। मैं क्या, इसके साथ तो कोई भी मर्द जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं दूसरी शादी करूंगा। किरण कहे तो मैं उसे तलाक देने को भी तैयार हूँ और चाहे तो मेरे नाम के साथ भी जिंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नजर चुराते हुए कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो राहील कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वो तो मैं खुद को रोज देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा खुद अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली बात नहीं है। अच्छे सूट पहनने से तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाहट मर्दों के जैसे सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान होता है। ना तुम्हारे पास आने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी जिन लफ्जों में राहील ने मेरी की थी। जो कमी उसने मेरी बताई थी, इसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो बेइज्जती उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम मायके नहीं गई हो। तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, अम्मी जी अगर मैं चली गई तो राहिल तो दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं इसे समझाऊंगी, तुम इसके हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए इसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर इसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 5 महीने ससुराल रही थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का अवैस भी था। मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिली दिली में परेशान हो रही थी। मुझे राहील की फिक्र सताई जा रही थी। सब बातों में मसरूफ थे। एक अवैस था जो चुप था और लगातार मुझे देखे जा रहा था।
जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है किरण, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे लफ्ज ना चाहते हुए भी नम हो गए थे। वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, नजर आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है, हम साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं। इसलिए झूठ मत बोलो। अगर राहील ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी नाक चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज से बात करो, तुमसे बड़े हैं। वो कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, अवैस वो बहुत अच्छे हैं, अब मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती अवैस की बहन के साथ बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उस मामले का हल निकालूं, शायद मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं अवैस के घर चली गई। अवैस उस वक्त अपने अब्बू के साथ उनकी दुकान पर जाया करता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त घर गई थी क्योंकि अगर अवैस घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडलाता रहता। मुझे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे यही कहा कि राहील बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में से झिझकते हुए वही सवाल पूछ लिया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस मसले का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरे इस मसले का हल भी हो जाए। इसलिए मैं अगले ही दिन अवैस की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और ख़ुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे राहील के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं उसे सँभाल लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख़्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी, वो मुझे खाना खाने के बाद खानी थी। लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद राहील को मेरी कमी महसूस हुई होगी। वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही था। मैंने कुछ नवाले लिए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द उठने लगा था। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरे मसले का हल यही हो। यही सोचकर मैं वो दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लगे थे। मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसकी खातिर मैं ये सब कर रही थी। बाद में मेरे नंबर पर राहील की कॉल आ रही थी। मैंने फौरन फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वो मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो, अच्छा नहीं करी। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है। उसे सारे जहां की खूबियां बस तुम्हारे अंदर नजर आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक दे दूंगा। मेरी माँ मुझे इसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैं ये सुनकर रोने लगी थी। बार बार राहील को कह रही थी कि मेरे साथ ये मत करो। जैसे ही फोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे अवैस खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा, तुम्हारे शोहर का फोन था? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वो इस वक्त काफी सीरियस अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में क्यों चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरे बिना इजाजत के आने वाले? जाओ निकलो यहाँ से। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी खड़ी खड़ी सुना दी। मेरा गुस्सा देखकर वो मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले?
खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे राहील की बात याद आने लगी। मैंने दवाई निकाली और एक साग खा ली, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मसले का हल जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वो दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट हुई कि मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे अब्बू घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने अपने घर के ही थे। इसलिए मेरी माँ ने अवैस को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे अस्पताल लेकर गई थी। 2 दिन तक जो मैं खाती थी मुझे हजम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, ये दवा बहुत तेज है और इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ये दवाई आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसी जहरीली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। फिर वो इस दवाई के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए भी उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये सब खुदा के हाथ में होता है कि वो इंसान को कैसा जिस्म देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है, लेकिन जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वो इनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान देती, तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद बढ़ने लगता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका शोहर दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही अवैस ने मेरी माँ को मेरी दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी है ये समझाया और अवैस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, आपने आपको राहील की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए, बेशक मेरी सास से पूछ लें। लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि उसे मुझसे घिन आती है। मेरी संगत से उसका जी खराब होने लगता है। ये बातें औरत की रूह तक को गाहिल करके रख देती है। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि राहील के दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं ये कहते हुए रोए जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी। कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से किरण की ज़िंदगी ख़राब हुई है। राहील की पहली बीवी के मरने के बाद राहील ने कोठे पर जाना शुरू कर दिया था और मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बना लिया था। मैंने उसे अपनी कसम देकर किरण से शादी करवा दी, लेकिन उस बाज़ारी औरत की आदत पड़ चुकी है। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब ऐसी अदाएँ नज़र नहीं आई, तो उसने किरण में ऐब निकालना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास आई और ख़ुद मुझे राहील से तलाक दिलवाई थी। कहने लगी वो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं था, लेकिन मर्ज़ात से मेरा यकीन उठ गया था। अभी तलाक हुए 5 ही महीने हुए थे कि अवैस की माँ अवैस का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर इतबार नहीं कर सकती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि वैसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं सहन में बैठी थी जब एक बॉल सहन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपने बॉल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बचाया गया है, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने अवैस खड़ा था। मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा था और शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने। मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में, इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों, बहुत मोहब्बत है उस इंसान से तुम्हें जो इसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, मर्द से ही नफरत हो गई है। अब अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती।
वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें राहिल से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते। अपने बाप की झुकी कमर तुम्हें याद आ जाती, जो ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ राहिल से प्यार है, उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो। तुम्हें समझ नहीं आता। फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी हफ्ते तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें इससे नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ये कहकर वो चला गया। मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से बेबस होने लगे थे। मैंने उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। चुपचाप मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन जब अवैस कमरे में आए तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वो भी मेरी उन्हीं लफ्ज़ों से बेइज्जती ना करे, जैसे राहील ने की थी। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा, हर आदमी उतना गिरा हुआ नहीं होता, बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम्हें बताऊं, जिसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे ये सब कैसे पता चला। हर बार की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान लेता था। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वो भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था। कैसे घटिया मर्द से किरण को तलाक दिलवा दे। मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वो सब कुछ जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे अवैस बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी राहील से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहां होने ही नहीं देता। बात करते करते अवैस मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई नहीं था। सुकून से मैं उसके सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी, जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है?